स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट है। प्रकाश का अपवर्तन पहले पार्ट यानी कि प्रकाश के परावर्तन को आपने ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी बेहतर तरीके से पढ़ा है। उस पहले पार्ट में हम प्रकाश का परिचय प्राप्त किए थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश से लगभग सभी स्टूडेंट्स भली भांति परिचित हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या दूसरा डेफिनेशन पढ़े थे आप, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर अपने दैनिक जीवन में प्रकाश को समझना है तो प्रकाश सूर्य से निकलता है, प्रकाश दीपक से निकलता है, दिया से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, बल्ब से निकलता है, वो प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के बाद हमने पढ़ा था परावर्तन को। परावर्तन में हमने पढ़ा था कि प्रकाश जब किसी पदार्थ से चिकनी या रुखड़ी सतहों से टकरा करके वापस आती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। आज हमें जानना है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जानना है। परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश के साथ दो होने वाली ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफी चमत्कार दिखाती हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को आपस में संबंधित करने के लिए पिछले चैप्टर के पिछले पार्ट में हम 3 पॉइंट पढ़े थे कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी का एक और नाम हमने लिखा था पारभासी। पारदर्शी इंग्लिश में जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, अपारदर्शी इंग्लिश में हम ऑपक्यू कहते हैं और अल्पपारदर्शी इंग्लिश में हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। पारदर्शी का मतलब वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब वैसे पदार्थ जिनसे पदार्थ प्रकाश पार नहीं करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश हल्का हल्का पार करे उसे हम अल्पपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी में आपसे पूछा जाए कि पारदर्शी क्या क्या हो सकता है तो पारदर्शी के एग्जाम्पल में आप बताया भी गया होगा आपको। हवा हो सकता है, हवा से प्रकाश पार करता है। पानी हो सकता है और शीशा, कांच हो सकता है, इससे प्रकाश पार कर जाते हैं। अपारदर्शी में आप बता रहे थे जिससे प्रकाश पार नहीं करता है, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कागज हो गया, ये सब होता है अपारदर्शी। अल्पपारदर्शी में होता है घिसा हुआ कांच, या एक और होता है तेल लगा हुआ कागज। अपवर्तन को समझने के लिए इतना पीछे जाना क्यों जरूरी था उसको समझिए। पारदर्शी से प्रकाश पार करता है, अपारदर्शी से प्रकाश पार नहीं करता है, अल्पपारदर्शी से हल्का हल्का पार करता है। परावर्तन कब हुआ? जब प्रकाश किसी पदार्थ को पार नहीं किया। जब प्रकाश किसी पदार्थ को पार नहीं किया तो लौट के आ गया, लौट के जब आया उसे हम परावर्तन कहेंगे। तो परावर्तन
दुनिया की सभी अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है। दुनिया के सभी अपारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा। सतह चमकीला रहेगा तो खूब ज्यादा होगा, सतह रुखरा रहेगा तो बहुत कम होगा। चिकनी सतह में आ जाता है शीशा, मिरर, दर्पण। दर्पण के बारे में आप पीछे पढ़े हैं। तो प्रकाश टकरा के आया तो उसको हमने कहा परावर्तन। लेकिन प्रकाश जब पार कर जाता है ना, उसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। पार करने में एक घटना घटती, पार नहीं किया वो तो जान गया पिछले चैप्टर में कि प्रकाश पार नहीं किया तो टकरा के लौट आया, टकरा के लौट आया तो उसको हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब पार करता है ना तो एक घटना घटती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हवा में प्रकाश लगातार हवा में चल रहा है तो उसके दिशा में कभी भी परिवर्तन, चेंजिंग नहीं आएगा। शीशा से पार कर रहा है, शीशा से, कांच से, केवल कांच में ही प्रकाश चल रहा है तो भी उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पानी से पार कर रहा है तो भी उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हवा से पानी में चला गया, पानी से कांच में चला गया, कांच से पानी में चला गया, पानी से हवा में चला गया, माध्यम जैसे ही चेंज होगा उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा, वही घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। एक बार और दोहराते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करती है, प्रवेश करती है, एंट्री मारती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन आता है। उस दिशा के परिवर्तन को ही हम अपवर्तन कहते हैं। उस दिशा के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब ये अपवर्तन होता कैसे है, थोड़ा सा एक बार इसको जाना जाए। पारदर्शी में मुख्यतः तीन माध्यम होते हैं। एक होता है हवा, एक होता है पानी और एक होता है कांच। अपवर्तन चैप्टर में जैसे ही हम आते हैं, इस तीनों माध्यमों को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन और विरल इंग्लिश में कहते हैं डेंसर सघन को, और इंग्लिश में कहते हैं रेयर विरल। सघन और विरल आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देहाती भाषा में समझिए, एक शब्द होता है घन, एक होता है दूबर। घन और दूबर, गेहूं या धान के खेत में जाएंगे ना, अगर आपकी खेती होती होगी, देखिएगा उसमें लोग कहते हैं, आपके गार्जियन कहेंगे कि यहाँ पे गेहूं घन हो गया है, यहाँ पे दूबर हो गया। घन और दूबर का मतलब होता है कि जहाँ गेहूं के पौधे पास पास में एकदम ज्यादा घन कहेंगे, और गेहूं के पौधे इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हो, खाली जमीन दिखाई दे रहा है, उसे विरल कहेंगे, दूबर कहेंगे। तो जिस पदार्थ के कण एकदम पास पास होते हैं उसको सघन कहते हैं, और जिस पदार्थ के कण एकदम दूर दूर होते हैं उसको विरल कहते हैं। तो 9th क्लास में ही आप ठोस द्रव गैस पढ़े, कांच, पानी, हवा, तीनों में पूछा जाए कि किसके कण एकदम पास पास होते हैं, आंसर आपका यही होगा कि कांच का। तो कांच को हम कहते हैं सघन, यानी कि डेंसर, यानी कि घन। और कहा जाए कि तीनों में किस पदार्थ के कण एकदम दूर दूर होते हैं, तो यही कहेंगे हवा। हवा को हम कहेंगे विरल, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं। हवा विरल है, कांच सघन है। पानी को पूछा जाए कि पानी सघन में आएगा कि विरल में आएगा, पानी सघन में आएगा कि विरल में आएगा? तो पानी सघन भी है और विरल भी है। हवा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सघन हो जाएगा, और कांच की दृष्टि से देखा जाए तो ये विरल हो जाएगा। तो इसमें सघन विरल अगर आपसे पूछा जाए ना, तो यहां पे यही लिखेंगे कि हवा की अपेक्षा सघन, कांच की अपेक्षा
विरल। मेन पॉइंट आप नोट भी कीजिएगा कॉपी पे। हवा एकदम विरल है, कांच एकदम सघन है। पानी की बात होती है तो हवा की अपेक्षा सघन है और कांच की अपेक्षा विरल है। इस बात को समझिए। ये 3 बच्चे हैं यहां पे, इसका वजन 10 केजी है, इसका वजन 5 केजी है और इसका वजन 2 केजी है। ये 3 बच्चे हैं, 10 केजी वाले, 5 केजी वाले, 2 केजी वाले। बच्चे को छोड़ दो, कोई सामान समझ लो आप कि कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई पत्थर है, वो 10 केजी का, ये 5 केजी का, ये 2 केजी का है। अगर कहा जाए इसमें हल्का कौन है तो फटाक से टिक कीजिएगा कि हल्का है। और भारी कौन है तो भारी आप कह दीजिए कि भारी ये है। अब आपसे पूछा जाए कि बीच वाला जो वस्तु है, बीच वाला सामान या गेंद जो भी, ये भारी है कि हल्का है, तो आंसर आपका यही होगा कि इससे हल्का इससे भारी, इससे हल्का इससे भारी। ठीक उसी तरीके से पानी जो होता है इससे सघन इससे विरल, इससे सघन और इससे विरल। ये आपके पानी की प्रकृति है। हवा से ही प्रकाश पार करता है, पानी से ही प्रकाश पार करता है, कांच से ही प्रकाश पार करता है। हवा एकदम विरल है, कांच एकदम सघन है। पानी की बात है तो पानी हवा से सघन है और कांच से विरल। इन 3 चीजों को जानना है, दिमाग में बैठाना है। यहां पे लिखा गया है हवा, यहां पे लिखा गया है पानी। 2 माध्यम है। ये बॉक्स में मान लीजिए एक शीशे के बॉक्स में या किसी बॉक्स में पानी रखा गया है, ऊपर हवा है, पक्का। प्रकाश आता है तो क्या परावर्तन होता है, इसमें क्या चेंजिंग आती है, अपवर्तन कैसे होता है, वही देखना है। बाकी कल के एपिसोड में देखेंगे। हल्का समझ लीजिए आज से। तो हवा और पानी में क्लियर है कि ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, दोनों में इतना क्लियर है। ये इसका सतह है, यही सतह है जहां से हवा खत्म हो रहा है, पानी का स्टार्टिंग। हवा से पानी में बदल रहा है प्रकाश हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर हवा और इसके नीचे पानी। ये जो लाइन है इसको अभिलंब मान लेते हैं। अभिलंब आप प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े। अभिलंब का मतलब एक खड़ी लाइन जो इससे 90 डिग्री का कोण बनाए। प्रकाश की दिशा में क्या चेंजिंग आती है वो हमको समझना है। अगर प्रकाश इधर से आ रही है ना तो यहां तक आएगी, ठीक एकदम सीधी आएगी। जब ऐसे आई है तो इसको लगभग ऐसे जाना चाहिए। चेंजिंग क्या आती है उसको समझिए। जब हवा से पानी में प्रकाश एंट्री मारेगी ना तो जैसे जाना चाहिए था वैसे नहीं जाएगी, वो अभिलंब की ओर थोड़ी सी दब जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब को समझिएगा, अभिलंब कुछ होता नहीं है। अभिलंब एक सीधी लाइन मानी जाती है जो इसके सतह पर एक लंब होता है, 90 डिग्री का बनाता हुआ एक रेखा होता है। मतलब अभिलंब इसलिए रखा जाता है ये समझने के लिए कि प्रकाश कितना झुक के आती है या कितना उठ के आती है, यही समझने के लिए। ठीक है, तो प्रकाश अगर आती है ऐसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर के थोड़ी सी अभिलंब की ओर दब जाती है। एक लाइन याद रखिए कि जब प्रकाश, हवा क्या है, विरल है, विरल से पानी क्या है, सघन है। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर दब जाती है, अभिलंब की ओर दब जाती है। क्या है, अभिलंब है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो दिक्कत होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में कहीं बताइए, कल उसको क्लियर करेंगे। कल हमें ये भी जानना है कि पानी से हवा में जाएगी तो क्या होगा। हवा, पानी, कांच। अभी तो आज बस शुरुआत की कि हवा से पानी में गए क्या होगा। कल सीखना है कि पानी से कांच में जाएगा तो क्या होगा, फिर पानी से हवा में या कांच से पानी में या कांच से हवा में जाएगा तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे अपवर्तन होंगे। अपवर्तन के एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।